ये कहानी एक कॉन्सर्ट से शुरू होती है जहाँ बहुत से लोग आए थे। सभी बहुत मजा कर रहे थे पर दिखाया जाता है कि अचानक आसमान से कुछ पैरासाइट जमीन पे आ गिरे। इन्हीं में से एक पैरासाइट कॉन्सर्ट में आए एक लड़के के कान में चला जाता है। उस लड़के के कान में जाते ही ऐसे लगा कि जैसे उस पैरासाइट ने लड़के को अपने कंट्रोल में कर लिया हो। देखते ही देखते इस लड़के का मुंह 5 हिस्सों में बट कर वो अब एक मॉन्स्टर बन चुका था। अब वो अपने मुंह के हिस्सों से बने बड़े बड़े टेंटिकल से कॉन्सर्ट में आए सभी लोगों पर हमला कर देता है। वो एक एक करके यहाँ सभी लोगों को मार रहा था और इसी वजह से यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। सीन कट होकर हमें एक मॉल में सियोन नामी एक लड़की को दिखाया जाता है। वो यहाँ कैशियर का काम करती है। जहाँ आज जब एक कस्टमर उससे बदतमीजी करता है तो सियोन तो उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे अपने लिए मसले खड़े नहीं करने थे। लेकिन उसकी इस इग्नोरेंस का गुस्सा कस्टमर को आ चुका था। वो मॉल के बाहर सियोन से बदला लेने के लिए रुका हुआ था। जैसे ही सियोन मॉल से बाहर निकलती है, ये लड़का पहले उसके बाइक को अपनी कार से हिट करता है और सियोन के गिरने पर जल्दी से अपनी कार से निकलकर एक चाकू से बुरी तरह उसके ऊपर हमला कर देता है। सियोन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। वो लड़का उसे वहीं सड़क के किनारे फेंक गया। दिखाया जाता है कि जहाँ सियोन जख्मी पड़ी थी वहीं पर एक पैरासाइट भी था जो सियोन की जख्म की जगह से उसके जिस्म के अंदर चला गया। सियोन को जब होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। यहाँ पर उसके अंकल भी मौजूद थे जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो सियोन के लिए परेशान थे। वो सियोन से पूछते हैं कि तुम्हें आखिर क्या हुआ था। सियोन बताती है कि उसके ऊपर एक आदमी ने चाकू से हमला किया, जिसके जवाब में यही पास खड़ी हुई डॉक्टर सियोन को बताती है कि अगर आपके ऊपर हमला हुआ था तो आपके जिस्म पे जख्म तो दूर, जख्मों के निशान तक नहीं थे। और ये सुनकर सियोन भी हैरान परेशान हो चुकी थी क्योंकि जिस तरह से उसके ऊपर हमला हुआ था उससे तो ये यकीन में नहीं था कि वो बच पाएगी। अब सीन कट होकर हमें कांगवो नामी एक लड़के को दिखाया जाता है। वो एक बॉडी हंटर है और इस वक्त एक गैंगस्टर को मारने आया है। गैंगस्टर के साथ उसकी बहुत सी सिक्योरिटी भी थी और जब वो उस गैंगस्टर को नहीं मार पाता तो उसकी ये जान को खतरा आ चुका था। अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से भागकर अपनी बहन के घर आ जाता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि उसकी बहन काफी अजीब बिहेव कर रही थी। कांगवो जब उससे अपनी छोटी बहन के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो बाहर गई है, लेकिन अजीब बात है कि उसका फोन और सभी जरूरी चीजें यही घर पे ही थी। कांगवो को यही टेबल पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का इनविटेशन भी दिखता है। इसके बारे में अभी वो अपनी बहन से कुछ नहीं पूछता है। सीट कट होकर हमें दोबारा सियोन को दिखाया जाता है जो वापस अपनी जॉब पे जा रही है, लेकिन वो नोटिस करती है कि रास्ते में बहुत से लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे हैं और ऐसे में वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सीन कट होता है और हमें एक अनजान लड़की को दिखाया जाता है जो एक आदमी को एक खाली बिल्डिंग में लेकर आई थी। अचानक ही इस बिल्डिंग के अंदर बहुत से और लोग भी आ जाते हैं और वो औरत जो आदमी को इस बिल्डिंग में लेकर आई थी अचानक से उसका वो 5 हिस्सों में बटकर वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। पता चला है कि वो भी एक पैरासाइट थी जो इस आदमी को मारने के लिए इस बिल्डिंग में लाई थी और इन सभी पैरासाइट्स के बारे में मिलिट्री वालों को खबर हो जाती है। इससे पहले कि सभी पैरासाइट्स मिलकर इस आदमी को मार देते, उसे बचाने के लिए मिलिट्री वाले यहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी गन से सभी पैरासाइट्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन पैरासाइट्स मारे जा चुके थे लेकिन कुछ यहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। उस आदमी की जान बच जाती है और हमें पता चलता है कि मिलिट्री के जिस ग्रुप ने यहाँ हमला किया था उसका नाम डिग्री है, जिनका मिशन जमीन से इन पैरासाइट्स को खत्म करने का है। और इन सब की लीडर थी जोई, जिसके पास एक ऐसा पैरासाइट था जिसके सर को उसने हेलमेट के जरिए बंद किया हुआ था और इसी पैरासाइट के जरिए वो बाकी पैरासाइट्स तक पहुंच पाती थी। यहाँ दिखाया जाता है कि सियोन का कुछ अजीब से लोग पीछा कर रहे हैं, जिसे बचकर सियोन भाग रही थी और अचानक अब उसके सामने एक आदमी और एक औरत आती है। ये दोनों मिलकर सियोन को बताते हैं कि तुम हम जैसे हो, तुम एक पैरासाइट हो और इसीलिए अब तुम्हें हमारा गैंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस गैंग का मकसद इंसानों को जमीन से खत्म कर देना था। ये पैरासाइट्स जो कि आसमान से जमीन पे उतरे थे ये असल में एलियंस थे जिन्हें अपने रहने के लिए जमीन एक अच्छा ठिकाना लगी थी और इसीलिए वो अब सभी इंसानों को मारकर वो यहाँ रहना चाहते थे। पता चलता है कि इन सब की बातें कोई छुप कर सुन रहा है जो था कांगवो। वो यहाँ अपनी बहन का पीछा करते हुए आया था जिसके बारे में वो फील कर रहा था कि वो काफी दिन से अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। इन दोनों पैरासाइट्स के यहाँ से जाने के बाद कांगवो भी चुप कर यहाँ से जाने लगा था, लेकिन उसके बारे में सियोन को पता चल और सियोन अब अपने मुंह से एक टेंटिकल निकालते हुए उसे पकड़कर अपने करीब गिराती है। वो इस आदमी को पकड़कर कहती है कि जितना मैं कहूँ तुम्हें बस उतना ही करना है। ऐसा कहते ही वो बेहोश हो चुकी थी। जब वो होश में
बताई तो कांगफू ने उसे बताया कि बेहोशी में उसने कांगफू से बहुत बातें की। उसने कांगफू को बताया कि मेरे अंदर एक पैरासाइट है जो मेरे दिमाग को पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए कंट्रोल कर सकता है, और उस दिन जो उसके ऊपर हमला हुआ था उन हमलों को भी असल में पैरासाइट ने ही ठीक किया था। ये सब बताने के बाद कांगो वहाँ से चला जाता है और सियोन परेशान रह जाती है कि ये बातें तो उसे भी नहीं पता थी, तो उसने कांगो को कैसे बताई। वो परेशान होकर एक डायरी लेकर बैठ जाती है और उसमें लिखती है कि क्या मैं सच में एक पैरासाइट बन चुकी हूँ। ये लिखते ही वो सो जाती है, और जब वो सो के उठी तो उसने देखा कि उसकी डायरी में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसके पूछे गए सभी सवालों के जवाब अब उसकी डायरी में लिखे थे। ये देख वो डर जाती है। डायरी में लिखा था कि हाँ, तुम्हारे अंदर एक पैरासाइट है, और उस दिन जब तुम्हें चाकू लगे तो तुम्हारे जख्मों के अंदर मैं ये नहीं एक पैरासाइट चला गया था। मैंने ही तुम्हारे जख्मों को ठीक किया। अगर मैं तुम्हें ठीक ना गई थी तो मैं खुद भी मर जाती। अब क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए मेरा पहला फर्ज तुम्हारी हिफाजत करना है, और उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम करूंगी। डायरी पे मौजूद सारी चीजें सियोन के अंदर मौजूद पैरासाइट ने लिखी थी, और ये बात महसूस करने पे वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। यहाँ हमें ग्रे गैंग के लीडर जियो को दिखाया जाता है, जिसने एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग के अंदर हम सियोन के अंकल को भी देख रहे थे। जियो यहाँ पे सबको पैरासाइट्स के बारे में बता रही थी। उसने एक टेंटिकल वाला पैरासाइट पकड़ा था, और वो यहाँ अपने लोगों को बता रही थी कि कैसे पैरासाइट इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। जो यहाँ पर सभी को उन इंसानों के कुछ खसूसियात भी बताती है जो पैरासाइट्स में बदल चुके थे। जिन्हें सुनने के बाद सियोन के अंकल सियोन के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि सियोन भी शायद एक पैरासाइट बन चुकी है, क्योंकि उस दिन इतनी जल्दी से उसके जख्मों का ठीक हो जाना कोई आम बात नहीं थी। वो किसी बहाने से उसके सर का एक बाल तोड़ लेते हैं और देखते हैं कि वो बाल किसी पैरासाइट बने इंसान की तरह मुरझाया नहीं था। इस टाइम पर उसके अंकल उसे एक किचन गिफ्ट कर चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि इसी वक्त पे उससे कांगवू की वो सिस्टर मिलने आई थी, जो उससे पहले भी मिलकर उसे पैरासाइट के गैंग को ज्वाइन करने का कह चुकी है। वो इस टाइम सियोन से कहती है कि हमारे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि तुम एक वो पैरासाइट हो जो इंसानों के दरमियान में बहुत अच्छे से रह पा रही है। सियोन ज्यादा सवाल जवाब के बगैर उसके साथ एक चर्च में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके अलावा भी बहुत से पैरासाइट्स आए हुए थे। इन सबको फादर बता रहे थे कि हमारा इस जमीन पे आने का मकसद है कि हमें यहाँ मौजूद सभी इंसानों को खत्म करना है, क्योंकि यही प्लानेट हमारे रहने लायक है। हम देखते हैं कि यही पर कांगवू भी अपनी बहन का पीछा करते करते आया था, और इस चर्च के एक कमरे में उसे अपनी छोटी बहन मरी हुई मिल जाती है। अभी वो इसी सदमे में था कि यहाँ पर उसे एक पैरासाइट देख लेता है, और अपनी बहन के मरने के गुस्से में कांगवू इस पैरासाइट के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। पैरासाइट पे होने वाले इस हमले का पता सभी पैरासाइट्स को चल जाता है, और सभी कांगवू का पीछा करने लग जाते हैं, जो कि जंगल की तरफ भाग चुका था। सियोन जो कि यही खड़ी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अफरा तफरी में उसके हाथ से वो की चैन गिर जाता है जो उसके अंकल ने उसे दिया था। यहाँ दूसरी तरफ भागते हुए कांगवू के सामने आ चुके थे वो गैंगस्टर्स, जिनके लीडर को वो मारना चाह रहा था। आगे गैंगस्टर तो पीछे वो पैरासाइट। कांगवू ज्यादा तो कहा जाता, अब दोनों तरफ से ही उसकी जान मुसीबत में पड़ चुकी थी। उसे लगता है कि अब बस वो मरने वाला है। इस वक्त में किस्मत उसका साथ देती है। पैरासाइट्स को वो गैंगस्टर्स कांगवू के साथ ही लगते हैं, इसी वजह से वो गैंगस्टर्स पर हमला कर देते हैं, और मौका पाते ही कांगवू वहाँ से भाग जाता है। यहाँ रास्ते में उसे सियोन मिलती है, जो उसे कहती है कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें अभी यहाँ से भागना चाहिए। सिर्फ ये दोनों यहाँ से भागकर एक गाड़ी तक पहुँचते हैं जो कांगवू के दोस्त की थी, जिसमें बैठकर ये लोग यहाँ से भाग ही रहे थे कि तभी एक पैरासाइट उनकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है, जो काफी देर से उनका पीछा कर रहा था। इस वक्त इसे देखकर सियोन के अंदर का पैरासाइट भी जाग जाता है, जिसने सियोन से बोला था कि उसकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। सियोन के अंदर का पैरासाइट अब दूसरे पैरासाइट से लड़ रहा था। ऐसे में जिस गाड़ी में ये लोग बैठे थे उस गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। सियोन तो वक्त रहते ही गाड़ी से निकल चुकी थी, लेकिन अब कांगवू की जान दोबारा खतरे में आ चुकी थी, क्योंकि वो इस एक्सीडेंट के बाद गाड़ी समेत ही खाई में गिरने वाला था। यहाँ सबसे पहले सियोन उस दूसरे पैरासाइट को मारती है और फिर कांगवू को बचाने के लिए उस तक पहुँचती है। वो अपने बड़े से टेंटिकल की मदद से कांगवू की जान बचाकर उसे बाहर ले आती है। सीन कट होकर हमें ग्रे टीम की लीडर जोई को दिखाया जाता है, जिसे सियोन की केस के बारे में पता चला है, जिसके ऊपर एक आदमी ने हमला किया था
और हैरानकुन तौर पे उसके सभी जख्म और जख्मों के निशान चंद मिनटों में ही ठीक हो गए थे। ये बात सुनकर उसे यकीन आ जाता है कि सियोन के अंदर भी जरूर एक पैरासाइट होगा, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन वो सियोन के अंकल से करती है। यहाँ पर कैंगवू और सियोन मिलकर सियोन के अंकल को चर्च में मौजूद पैरासाइट्स के बारे में बताते हैं और यहाँ पर सियोन के अंकल उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है। जो सुनकर वो भी घबरा चुकी थी। वो कैंगवू से कहती है कि मुझे लग रहा है कि मेरे अंकल को मुझ पे शक हो चुका है। कैंगवू से कहता है परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। यहाँ पर जियो को भी पता चल जाता है कि सियोन के अंकल उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए वो अपने जासूसों को सियोन के अंकल के पीछे लगा देती है ताकि वो भी सियोन की हकीकत जान सके। सियोन के अंकल जो उससे बाद में मिलने आए थे वो उससे पूछते हैं तुम मुझे बताओ तो सही आखिर चल क्या रहा है, कि तुम पैरासाइट बन गई हो। इससे पहले कि सियोन उसे कुछ बताती पीछे से जियो आ जाती है जिसके हाथ में गन थी। वो सियोन को मारना चाहती थी पर कैंगवू सियोन को यहाँ से भगा कर ले जाता है और ग्रे टीम के लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं। इस वक्त पर सियोन कैंगवू से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं किसी तरह अपने आप को पहचान लूंगी। और दिखाया जाता है कि इसी वक्त उसके अंदर का पैरासाइट भी जाग जाता है। कैंगवू यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और भागते हुए वो दिखता है कि किसी ने जियो के हस्बैंड को मार दिया है। ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि जियो का हस्बैंड भी एक पैरासाइट था जिसके मुंह पे जियो हमेशा एक हेलमेट बांध के रखती थी और उसी की वजह से वो पैरासाइट्स को पकड़ पाती थी। यहाँ जियो जो सियोन को पकड़ने वाली थी, हम देखते हैं कि अचानक से सियोन बेहोश होकर गिर जाती है। जियो को यकीन था कि वो एक पैरासाइट है, लेकिन यहाँ सियोन के अंकल सबको कहते हैं देखो उसके सर में तो कोई सुराख भी नहीं है, वो एक आम इंसान है। अभी वो लोग यही बातें ही कर रहे थे कि जियो को कोई आके बताता है कि उसके हस्बैंड को कोई मार गया है और अब जियो अपने हस्बैंड का हेलमेट उतार के सियोन को पहना देती है क्योंकि इस हेलमेट की मदद से सभी पैरासाइट्स को अपने कंट्रोल में किया जा सकता था। सियोन को अब मिलिट्री बेस लेकर आया जाता है। यहाँ जियो अपने सीनियर से मीटिंग के दौरान उन्हें बताती है कि उन्होंने एक और पैरासाइट को पकड़ लिया है। वो लोग सियोन के बारे में बात कर रहे थे और यहीं बैठे हुए सियोन के अंकल जल्दी से बोल जाते हैं नहीं, वो एक पैरासाइट नहीं है, वो एक आम इंसान है जिसे इन लोगों ने अपने पास कैद कर लिया है। उसके सभी टेस्ट भी किए गए हैं और सारी टेस्ट ये बता रही है कि वो उसके अंदर कोई पैरासाइट नहीं है। अथॉरिटीज को सियोन के किए गए ब्रेन के टेस्ट दिखाए जाते हैं जहाँ उसके ब्रेन में कहीं कोई पैरासाइट नहीं नजर आ रहा था। सियोन के अंकल अथॉरिटीज को बताते हैं कि सियोन मिलिट्री को देखते ही बेहोश हो गई थी और अब वो कोमा में है। उसकी पहले ही दिमागी हालत कुछ अच्छी नहीं थी और अगर वो मर गई तो फिर जिम्मेदार कौन होगा। सियोन के अंकल की बात सुनने के बाद अथॉरिटीज सियोन को हेडक्वार्टर शिफ्ट करने के ऑर्डर दे देती है। सीन कट होकर हमें सियोन को दिखाया जाता है जो इस वक्त कोमा में है। वो कोमा में एक ख्वाब देख रही थी और ख्वाब में उसे अब वही पैरासाइट नजर आती है जिसने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। वो सियोन से कहती है कि तुम्हें कोमा में मैं नहीं भेजा, अगर मैं तुम्हें ऐसा ना कहती तो तुम मारी जाती, तुम उस हेलमेट के कंट्रोल में आ जाती। ये पैरासाइट सियोन को बताती है कि मैं थोड़ी कमजोर हूँ, मैं बाकी पैरासाइट की तरह किसी भी इंसान की बॉडी को शेप शिफ्ट नहीं कर सकती, यानी उसकी बॉडी को नहीं बदल सकती, इसीलिए मुझे तुम्हारे ही अंदर छुप के रहना पड़ रहा है। जब मैं तुम्हारे अंदर आई तो तुम जख्मी थी, अपने आप को जिंदा रखने के लिए मुझे पहले तुम्हारा इलाज करना पड़ा और मैं तुम्हारी हिफाजत इसलिए करती हूँ ताकि मैं खुद सेफ रह सकूं। यहाँ पर सियोन भी इस पैरासाइट को अपनी कहानी सुनाती है, उसकी बचपन की कहानी जहाँ उसके डैड उसे बहुत ज्यादा मारा करते थे और अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने डैड को ही अरेस्ट करवा दिया। उसकी मॉम जिन्होंने दूसरी शादी कर ली थी उन्होंने कभी सियोन को अपनाया ही नहीं और ऐसे मुश्किल में सियोन के अंकल ने उसे पाल पोस के बड़ा किया और इस टाइम पर पैरासाइट उसे समझाती है कि तुम्हें खुद ही मजबूत बनना पड़ेगा। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है सियोन के अंकल को जो कैंगवू का पता चला रही है क्योंकि आखिरी टाइम पर सियोन के साथ उसे ही देखा गया था। यह कैंगवू जो शहर से भागने की कोशिश कर रहा था, सियोन के अंकल उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और सियोन के साथ क्या कर रहे थे, क्या तुम सियोन की सच्चाई जानते हो। जिस बात के जवाब में वो लड़का कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वो कोई पैरासाइट नहीं है, उसके अंदर एक पैरासाइट मौजूद जरूर है लेकिन वो पूरी तरह एक इंसान है और वो हमारी मदद करना चाहती है। यहाँ पर सियोन के अंकल उससे बताते हैं कि अब सियोन को हेडक्वार्टर्स लेकर जाया जा रहा है और वहाँ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। कैंगवू उससे कहता है कि सियोन के ऊपर ही क्यों एक्सपेरिमेंट करिए जब तुम्हारी टीम में एक पैरासाइट मौजूद है। मैंने देखा था
कि तुम्हारी ही टीम के एक बंदे ने जियो के हस्बैंड बने पैरासाइट को मारा था। ये बात सियोंग के अंकल के लिए शॉकिंग थी। सियोंग के अंकल उसे अपनी टीम की ग्रुप फोटो दिखाते हैं जिसमें से कैंग वो पहचान लेता है कि कौन सा इंसान पैरासाइट था। अब कैंग वो सियोंग के अंकल से पूछता है कि आखिर मुझे पकड़ने का क्या मकसद है। तो यहाँ पर सियोंग के अंकल उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हेडक्वार्टर जाते ही सियोंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएंगे और वो मर जाएगी। तुम्हें बस पुलिस स्टेशन जाकर पैरासाइट के हेलमेट को कंट्रोल करने वाला रिमोट चुराना है और अगर तुम पकड़े भी गए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा। कैंग वो इस काम के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ मिलिट्री का वो आदमी जो पैरासाइट बना था वो पैरासाइट फादर को कॉल करके बताता है कि सियोन नामी एक पैरासाइट को मिलिट्री वाले पकड़ चुके हैं। ये लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसे मिलिट्री हेडक्वार्टर लेकर जाया जा रहा है और रास्ते में अगर तुमने उसे बचा लिया तो तुम सब लोग बच जाओगे। दिखाया जाता है कि कैंगो भी मिलिट्री ऑफिस अपना मिशन पूरा करने के लिए आ चुका था। वो अंदर जाते ही एक सोल्जर से लड़कर उसकी पिटाई करके उसके कपड़े पहन लेता है। इससे पहले कि वो रिमोट चुरा लेता, जो यहाँ आकर हेलमेट का रिमोट उठा लेती है और कैंगो को एक मिलिट्री सोल्जर समझते हुए उसे ड्यूटी देती है कि वो इस सिस्टमैटिक गाड़ी में ही रहेगा जिसके अंदर सियोन को हेडक्वार्टर लेकर जाया जा रहा था। रास्ते में इस ट्रक को रुकना पड़ता है क्योंकि आगे ट्रैफिक बहुत जाम था और ये ट्रैफिक जाम किया हुआ था असल में पैरासाइट्स ने। ये पैरासाइट्स सियोन को यहाँ से बचा कर ले जाना चाहती है। ग्रे टीम यानी मिलिट्री वाले इन सभी पैरासाइट्स के ऊपर हमला करते हैं और पैरासाइट्स भी अपने बड़े बड़े टेंटिकल से इन लोगों से लड़ने लग जाते हैं। ये लड़ाई काफी देर चलती रही और इसी लड़ाई का फायदा उठाते हुए कैंगो ने जियो से लड़कर सियोंग के हेलमेट का रिमोट ले लिया। वो जल्दी से सियोंग के हेलमेट को खोलकर उसे बचाकर वहां से भगा ले जाता है। हम देखते हैं कि रास्ते में सियोंग को भी होश आ चुका था और यहाँ पर कैंगो उसे बताता है कि तुम्हारे अंकल हमारी पीछे वाली गाड़ी में है और उनके साथ जो मिलिट्री का बंदा बैठा हुआ है वो भी एक पैरासाइट है। ये सुनते ही सियोंग घबरा जाती है। वो अब अपने अंकल को बचाने के लिए भाग रही थी, जबकि दूसरी तरफ वो मिलिट्री का बंदा सियोंग के अंकल को पैरासाइट्स के फादर के पास ले आया था और यहाँ आकर वो उससे बताता है कि मैं ईमानदारी की जॉब करते करते थक गया था। यहाँ पे मुझे बिल्कुल पैसे नहीं मिलते थे और इसीलिए मैंने पैरासाइट्स का साथ देने का फैसला किया। अभी वो यही बात कर रहा था कि पीछे से फादर अपने मुंह के एक बड़े से टेंटिकल से बिना वक्त जाया किए सियोन को अंकल को मार देता है और सियोन यहाँ पहुंच कर ये देखती रह जाती है। उसका दिल बहुत ज्यादा दुख रहा था। वो अब गुस्से में आ चुकी थी और अब अपने मुंह को एक बड़ी से टेंटिकल में बदलकर वो फादर से लड़ती है। लेकिन जैसा हमें पहले पता है कि सियोन के पैरासाइट के अंदर इतनी ताकत नहीं है, वो यहाँ फादर से पूरी तरह लड़ नहीं पाती और इससे पहले कि फादर उसे कोई नुकसान पहुंचाते कैंगो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ जाता है जिसके साथ सियोन निकल जाती है। यहाँ दिखाया जाता है कि फादर शिफ्ट करके अपने आप को सियोन के अंकल में बदल लेता है ताकि वो मिलिट्री के दरमियान में रहकर उनके पैरासाइट्स को खत्म करने वाले सभी प्लान्स का पता चला सके। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है एक पास्ट का सीन जिसमें कांगवू की बहन को मारा जा रहा था। वो जब अपने घर आई तो उसने देखा कि फादर उसकी बहन के साथ थे। वो लड़की अपनी बहन से कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम फादर के पास क्यों आई हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और उसकी ये बातें सुनकर फादर को लगता है कि शायद वो इनके पैरासाइट बनने की हकीकत को जान चुकी है, इसीलिए ये लोग इस लड़की को मारने का फैसला करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो कांगवू को मैसेज भी करती है, लेकिन इससे पहले कि वो ये मैसेज सेंड कर पाती उसकी अपनी ही बहन अपने चेहरे के 4 टेंटिकल्स निकालते हुए उसे बेदर्दी से मार चुकी थी। सीन कट होकर दोबारा हमें अथॉरिटीज की मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी अथॉरिटीज जोई पे नाराज हो रही हैं कि उसकी वजह से सियोन उसके हाथ से निकल गई। सियोन अपनी गलती के लिए यहाँ उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मैं जल्द ही उसे पकड़ लाऊंगी। अथॉरिटीज उन्हें बताती है कि आने वाले दिनों में उनके शहर में एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। इस फेस्टिवल को वो लोग कैंसिल नहीं कर सकते और फेस्टिवल के आने से पहले उसे सारी सिचुएशन को हैंडल करना होगा। क्या दिखाया जाता है कि कांगवू सियोन को लेकर अपने एक दोस्त के घर आया था। उस सियोन से कहता है तुम आराम करो, सुबह होते ही हम इस शहर से निकल जाएंगे। लेकिन सियोन उससे जवाब देती है नहीं, मैं इस शहर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। इस शहर के पैरासाइट्स ने मेरे अंकल को मारा है और मैं उन्हें खत्म करके ही रहूंगी। रात में सियोन कांगवू से कुछ पैसे लेकर यहाँ से भाग जाती है। वो यहाँ से बाहर जाकर सबसे पहले जोई को कॉल करती है, ग्रे टीम की लीडर को जो पैरासाइट्स को मारने के मिशन में थी। वो उसे बताती है कि तुम्हारे ऑफिस में 2 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि पैरासाइट है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में पता नहीं। जियो जवाब में कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, हमने सबको स्कैन किया था। सियोन कहती है नहीं। यहाँ सियोन उसे बताती है कि मैंने अपने अंकल को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और अब उसी की भेस में एक इंसान आपके ऑफिस में आया है। सियोन अब जोई को अकेले में मिलने बुलाते हैं। सियोन और जियो यहाँ पे बात करती है। जियो से बताती है अगर वो दोनों पैरासाइट है तो उन्होंने हमें पैरासाइट के अड्डे के बारे में क्यों बताया, जिसके जवाब में सियोन कहती है कि उनकी एक चाल भी हो सकती है। जियो कहती है अच्छा ठीक है,
मान लो कि मैंने तुम्हारी बात मान भी ली, अगर वो धोखा दे रही है तो तुम भी तो धोखा दे सकती हो। अगर तुम सच में एक इंसान हो तो हमारे साथ मिलकर हमारे लिए काम करो। उसके ऐसा कहते ही उसके पीछे कई सोल्जर्स आ जाते हैं जो सियोन को हेलमेट पहनाने वाले थे, यानी जियो ने सियोन को धोखा दिया था। और अब सियोन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ छत से जंप कर देती है, जहाँ नीचे कैंगवू उसकी मदद के लिए आया था। वो असल में सियोन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। कैंगवू और सियोन रास्ते में थे कि तभी कैंगवू को उसकी दोस्त की कॉल आती है, जहाँ दूसरी तरफ फोन पे कैंगवू की बहन बात कर रही थी, जिसके बारे में हम पहले ही जानते हैं कि वो एक पैरासाइट बन चुकी है और उसने पहले अपनी बहन का भी मर्डर किया है। वो अब कैंगवू से कहते हैं कि मैं तुम्हारी दोस्त के पास हूँ, अगर उसे बचाना चाहते हो तो जल्दी से घर वापस आ जाओ सियोन को लेकर, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। कैंगवू उससे वादा करता है कि वो सियोन को लेकर घर आ जाएगा, लेकिन वो उसके दोस्त को कुछ ना करे। सियोन भी कैंगवू के दोस्त को बचाना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सियोन के अंदर की पैरासाइट 3 घंटे के लिए सो चुकी थी। ऐसे में कैंगवू की बहन कभी भी उसे पैरासाइट मान गई, उसकी बात ना मानती। या कैंगवू उसे आइडिया देता है कि तुम वहाँ जाकर एक्टिंग करना कि जैसे तुम्हारे अंदर पैरासाइट है। कैंगवू की बात मानकर ये दोनों ही वहाँ चले जाते हैं। सियोन ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि जैसे उसे एक पैरासाइट ने कंट्रोल किया हो। वो कैंगवू की बहन से कहती है कि तुम इस आदमी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसकी बातों से यहाँ पर कैंगवू की सिस्टर उसे पहचान चुकी थी कि उसके अंदर इस वक्त कोई पैरासाइट नहीं। वो अब सियोन को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन सियोन को बचाने के लिए कैंगवू अब अपनी बहन के ऊपर ही हमला कर देता है। गुस्से में कैंगवू की बहन अपने टेंटिकल से तीनों के ऊपर हमला करती है और यहाँ कैंगवू और सियोन की जान बचाने के लिए कैंगवू का दोस्त अपनी कुर्बानी दे देता है। वो यहाँ कैंगवू की बहन को काबू करके उन दोनों को यहाँ से भागने का मौका देता है। यहाँ पर सियोन दोबारा जोई को कॉल करती है। वो उससे कहती है कि तुम उन पैरासाइट्स की बात मानते हुए उनके अड्डे पे ना जाओ, ये उनकी चाल है। तुम वहाँ जाओगी तो वो सब तुम्हें और तुम्हारे ऑफिसर्स को वहाँ मार देंगे। जियो को अब भी उसकी बात पे यकीन नहीं था। वो उससे कहती है मैं भी तो एक इंसान हूँ, वो लोग मुझे भी तो मार सकते हैं, तुम फोन को ऑन रखो। देखते हैं कि कौन किसको मारेगा। दिखाया जाता है कि सारे मिलिट्री ऑफिसर्स उस चर्च में जाकर सभी पैरासाइट्स को शूट करके मार देते हैं। सिर्फ यही नहीं, सियोन के अंकल के फेस में मौजूद पैरासाइट भी अपने एक साथी को मार देता है, जोई को यकीन दिलाने के लिए कि वो एक इंसान है। उसे ऐसा करते देखकर जोई अब सियोन से कहती है देखा था, सब मारे गए और मेरी टीम में कोई भी पैरासाइट नहीं है। अब देखो, सारे पैरासाइट्स को मारने के बाद अब बारी तुम्हारी है। ये सुनते ही सियोन फोन काट देती है। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि सियोन के अंकल के फेस में वो पैरासाइट खुद ही एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में वो खुद ही सबको बताता है कि सभी पैरासाइट्स मारे जा चुके हैं सिवाय 2 पैरासाइट के, जिसमें एक तो सियोन थी और दूसरी थी कैंगवू की बहन, जिसको पकड़कर जैसे ही ये लोग मार देंगे तब उनका मिशन पूरा हो जाएगा। ये खबर सियोन और कांगवू भी देख रहे थे। दूसरी तरफ कांगवू की बहन भी। सियोन कांगवू से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, इस पैरासाइट ने अपने ही लोगों को क्यों मरवाया। जिस पर कांगवू कहता है कि ये उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। अगले कुछ दिनों में इस शहर में एक फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें यहाँ मेयर आएंगे और वो पैरासाइट मेयर को मारकर मेयर का चेहरा लेके इस शहर के ऊपर राज करना चाहता है। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर सियोन को कांगवू की बहन की कॉल आती है, जो उससे कह रही थी कि वो फादर अब हमें मारना चाहते हैं, जो बात बिल्कुल गलत है। हम पैरासाइट्स इसलिए जमीन पे नहीं आए थे कि हम इंसानों के ऊपर हुकूमत करते। हम पैरासाइट्स तो सिर्फ इंसानों को खाने के लिए यहाँ आए थे। इससे पहले कि अब वो फादर हमें मार दे, मुझे उस फादर को मारना है और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अभी फादर वो आदमी था जिसने सियोन के अंकल को मारा था। वो उससे बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो कांगवू की बहन की बात मान लेती है। सियोन के अंकल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जोई को भी उनके ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि पहले हमेशा सियोन के अंकल उसे बचाने की बात करते थे और अब वो उसे एक्सपोज कर रहे थे। इस बारे में जब वो सियोन के अंकल से पूछती है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देते। फाइनली अब फेस्टिवल का दिन भी आ जाता है और मेयर भी फेस्टिवल मनाने के लिए आ जाते हैं। सियोन यहाँ पे जोई को कॉल करके कहती है कि मेरे अंकल की शक्ल में जो मिलिट्री में आदमी काम कर रहा है वो एक पैरासाइट है। ये ना हो कि काफी देर हो जाए, मैं तो इस फेस्टिवल में जा रही हूँ, हो सके तो तुम भी इंसानों को बचाने के लिए वहाँ आ जाओ। या फेस्टिवल के अंदर अब सियोन के अंकल की शक्ल में वो आदमी अपने आप को एकदम से मॉन्स्टर में बदल लेता है। सभी उसे देखकर घबरा जाते हैं और वो यहाँ मौजूद लोगों को मारने लग जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि सियोन को भी
कैंग वू की बहन मिली है। वो कैंग वू की बहन से कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। यहाँ वो आदमी जो सिर्फ पैसों के लिए पैरासाइट्स के साथ मिला हुआ था, वो मेयर को लेकर पैरासाइट के पास आने लगता है ताकि पैरासाइट मेयर को मार कर उसका भेस ले ले। और अब उससे पहले कि वो पैरासाइट मेयर को मार कर उनका भेस ले लेता, यहाँ पर कांग वू की बहन आ जाती है। कांग वू की बहन उस पैरासाइट से लड़ने लग जाती है, जबकि कांग वू मेयर की जान बचाने की कोशिश करता है, उन्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, जिसमें कांग वू तो कामयाब हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पैरासाइट की लड़ाई में कांग वू की मॉन्स्टर बनी हुई बहन मारी जाती है। हम देखते हैं कि जिसकी बॉडी में वो पैरासाइट था, वो इंसान भी मर जाता है और ऐसे इस पैरासाइट के पास कोई बॉडी नहीं रहती, इसीलिए वो अपना साथ देने वाले मिलिट्री के आदमी का सर धड़ से लग करके उसकी बॉडी पे अपना कब्जा जमा लेता है। यहाँ पर सियोन और उस पैरासाइट के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसा हमें पहले पता है कि सियोन के अंदर का पैरासाइट इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो वो अब दूसरे पैरासाइट से हारने वाली थी। इससे पहले कि वो पैरासाइट उसे मार देता, पीछे से जोई आकर उसे शूट कर देती है। देखते ही देखते बहुत से मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ पे आ जाते हैं। सियोन यहाँ पे बेहोश हो चुकी थी, कांग वू यहाँ उसे संभालता है और इस वक्त पर जोई सियोन को अरेस्ट करवाने के बजाय सबसे कहती है कि यहाँ पर सभी पैरासाइट्स मारे जा चुके हैं। उसने सियोन को इसलिए बचाया क्योंकि वो जान चुकी थी कि सियोन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पैरासाइट सब खत्म हो चुके थे, सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। कांग वू ने भी अब दी ग्रे टीम को ज्वाइन कर लिया था और वो सियोन को भी अपनी टीम में आने का इनविटेशन देता है। सीरीज के लास्ट में दिखाया जाता है कि अब जोई से कोई जापानी आदमी मिलने के लिए आया है और ये दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।